प्रोडक्टिविटी एक ऐसा टॉपिक न जाने जिसके ऊपर मैंने कितनी वीडियोस बना दी हैं। वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करना है, 5 स्किल्स जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, टाइम मैनेजमेंट हैक्स और भी बहुत सारी। लेकिन एक चीज़ जिसको हम बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, मैंने भी इग्नोर करी थी, जो कि है फाइनेंशियल स्ट्रेस, या जिसको हम ईएमआई का स्ट्रेस भी बोलते हैं। ज़्यादातर लोग आज के टाइम में कर क्या रहे हैं, वो अपने 9 to 5 को मैनेज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन में हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसी एक ईएमआई का मैसेज आता है वैसी दिमाग में स्ट्रेस आने लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ कि कैसे इस फाइनेंशियल स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे। क्या एक प्रॉपर सिस्टम है इस चीज़ के लिए जिसको फॉलो करके इसको कंट्रोल करा जा सकता है। क्योंकि मैं खुद बहुत सारी चीज़ों को मैंने फाइनेंस पे लिया है। मुझे आज भी याद है 2020 का सबसे पहला मैंने अपना मैकबुक फाइनेंस पे लिया था, और ये स्ट्रेस मैंने भी फेस किया है। लेकिन मैंने एक सिस्टम बनाया जिसके बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज के टाइम में लोग अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं, जो कि करना बहुत ही वैलिड है। आज अगर आप छोटे शहरों की बात करोगे, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ की, लोग बाइक खरीद रहे हैं, नई कार खरीद रहे हैं, घर को रेनोवेट कर रहे हैं, अपने छोटे बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसके लिए वो लोन लेते हैं। तो लोन लेना कोई गलत चीज़ नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसी जैसे डीएमआई फाइनेंस आपको डिजिटल लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी स्ट्रक्चर्ड ईएमआईज के साथ। तो लोन लेना बहुत ईजी हो गया है। लेकिन लोगों को लगता है कि लोन लेने के बाद ये जो ईएमआई है, इसके बाद लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभार हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कि कहीं मेरी ईएमआई बाउंस ना हो जाए, या किसी महीने मुझे ईएमआई को मैनेज करना पड़ रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा ईएमआई बन गई है। वो स्ट्रेस जो होता है, जब वो क्लैरिटी नहीं होती, तो आपकी प्रोडक्टिविटी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। देखो, प्रोडक्टिविटी का रूल बहुत ही सिंपल है। व्हाट्स गेट शेड्यूल्ड गेट्स डन, एंड व्हाट गेट्स ऑटोमेटेड गेट्स पीसफुल। यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को शेड्यूल कर दिया है, वो होगी। जैसे आपने कहा 9 से 5 बजे ये काम करना है, तो वो होगा, क्योंकि आपने खुद बोल दिया है, शेड्यूल्ड है वो। या आपने कह दिया है कि ये चीज़ ऑटोमेटेड है, कि मेरे जो मेड है वो अपने आप बर्तन सुबह धो जाती है, जो भी व्हाट्सोएवर इट इज़। तो वो ऑटोमेटेड है, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो जो ऑटोमेटेड होता है ना, तब आप पीसफुल होते हो, आपको चिंता नहीं करनी पड़ती। तो आज मैं इसी सिस्टम की बात करने वाला हूँ, या जिसको मैं बोलता हूँ ईएमआई डिसिप्लिन सिस्टम। जिसका रूल नंबर 1 पता है क्या कहता है? पे फर्स्ट स्पेंड लेटर। और यहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, जैसे उनकी सैलरी आती है उसमें सबसे पहले वो अपने एक्सपेंसेस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये रूल क्या कहता है? सबसे पहले आपको अपने ईएमआई का अमाउंट को साइड में रखना है। देखो, जैसी आपकी सैलरी आ रही है, लेट सपोज अगर वो फर्स्ट को आ रही है, मतलब हर मंथ की फर्स्ट को आ रही है, तो उसका 1-2 दिन का गैप करके, क्योंकि कभी कभार संडे या कुछ पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, तो आप थर्ड या फोर्थ को अपना ऑटो मैंडेट लगा दो, या जिसको हम ऑटो डेबिट या ई मैंडेट भी कहते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे जो भी आपकी एप्लीकेशंस है जिसको आप यूज़ करते हो, जिसके थ्रू आपने लोन लिया है, जैसे डीएमआई फाइनेंस की ऐप में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है ई मैंडेट का, जिसमें ऑटोमेटिकली जो आप शेड्यूल करोगे उसी डेट पे आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो दिमाग में ये नहीं होता कि यार मैं ड्यू डेट भूल जाऊंगा। इससे ना तो पेनल्टी पड़ेगी, ना आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होगा। और ऑटो मैंडेट से क्या होगा कि आपको पता है कि यार अपने आप कटेगी, तो मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए भी आपको ऑटो मैंडेट लेटर नहीं लगाना कि 10-15 तारीख को लगाना है, आपको स्टार्टिंग में लगाना है। क्योंकि जैसी सैलरी में से आपका ईएमआई का अमाउंट कट जाएगा, तो आपको एक पीसफुल हो जाएगा कि यार मुझे किसी को जवाब नहीं देना, अब ये जो बचा हुआ अमाउंट है इससे मुझे अपना पूरे मंथ को यूटिलाइज करना है या चलाना है। नंबर 2 चीज क्या होती है? ईएमआई और अपने ज़रूरी एक्सपेंसेस को मैनेज करना। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? लोग एक से ज़्यादा लोन ले लेते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ईएमआई तो बनवा लेते हैं, लेकिन वो अपने ज़रूरी एक्सपेंसेस को फिर इफेक्ट करते हैं। जैसे कि उनका यूटिलिटी बिल हो गया, ग्रॉसरी, स्कूल की बच्चों की फीस हो गई, जितने ट्रांसपोर्टेशन, जितने खर्चे भी होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि उनकी जो ईएमआई है वो एक आइडियल रेशियो को क्रॉस कर देती है। अब ये आइडियल रेशियो क्या होता है? देखो, ये खुद बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट लोग भी बोलते हैं कि आपकी सैलरी का 30 से 40% से ज़्यादा कभी भी आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। लेट सपोज आप 30,000 रुपीज़ कमाते हो, जो एक एवरेज इंडियन इंसान कमाता है, तो 30,000 का मैं मैक्सिमम 30 बोलता हूँ। हालांकि 40 तक जा सकते हो, लेकिन आई बिलीव 30 बहुत होता है। तो 30,000 का 30% कितना हुआ? 9,000। 9,000 से ऊपर आपकी ईएमआई नहीं जाए, क्योंकि अगर आपकी 9,000 से ऊपर ईएमआई चली जाएगी तो आपको एक फाइनेंशियल स्ट्रेस आने लग जाएगा दिमाग में। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो ये परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करते, बस ये देखते हैं एक ईएमआई ये है, दूसरी ईएमआई ये है, उसके बाद क्या होता है? बच्चे की फीस डिले हो रही है, कभी कुछ डिले हो रहा है, कभी ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कभी राशन के लिए पैसे नहीं बच रहे, और सारी चीज़ें जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाती हैं, जिससे आपकी फैमिली भी अफेक्ट होती है, आपके आसपास के लोग भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए एक सिस्टम नहीं बना रखा।
देखो आज के टाइम में आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे ऑनलाइन कैलकुलेटर है, तो अगर आप यहाँ पे अमाउंट डालते हो कि आपको मान के चलो 2 लाख रुपए का लोन लेना है, तो आपने इसमें डाला 2 लाख रुपए। आप इसमें अपना 10 ईयर डाल दोगे, कितने टाइम के लिए चाहिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए, तो ये आप जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा आपकी ये ईएमआई बनेगी। तो आपको पता चल गया कि आपकी ईएमआई कितने बनने वाली है। अब आपको देखना ये सैलरी का 30 से 40% के बीच में आ रही है, वेल एंड गुड। नहीं आ रही है, या तो 10 ईयर को बढ़ाओ, इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा जाएगा लेकिन ईएमआई कम हो जाएगी, या फिर अपने लोन अमाउंट को कम करो, लेकिन 30-40% से ज़्यादा कभी भी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो आप इस चीज़ को लोन लेने से पहले कैलकुलेट कर सकते हो। लोग ये क्या करते हैं, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, बस वो सोचते हैं इतना देना है उतना देना है। लेकिन अगर आप एक आइडियल रेशियो को फॉलो करोगे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 3 चीज़ क्या आती है, हर चीज़ की विजिबिलिटी होना, हर चीज़ को ट्रैक करना। आप जहाँ से भी लोन लेते हो ना, तो वो वहाँ की एक एप्लीकेशन होती है, वहाँ पे आप सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपकी नेक्स्ट ईएमआई कब जानी है, कब ड्यू होनी है, कितना आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें पता होती है ना, आपको दिमाग में क्लियर होता है, अरे यार 2 साल बाद मेरा लोन खत्म हो जाएगा, या अगर मैं थोड़ी सी ईएमआई और बढ़ा दूं तो मेरा लोन जल्दी खत्म हो सकता है, मेरी ड्यू डेट ये रहती है, आपको हमेशा आपके दिमाग में रहता है। तो चीज़ें जितना ज़्यादा आप ट्रैक करोगे ना, उतना ज़्यादा दिमाग में रिलीफ आएगा। लेकिन अगर आप ट्रैक नहीं करोगे ना, हर बार दिमाग में रहेगा या लोन पता नहीं कब खत्म होगा। और ये आपको ज़्यादातर सारी ऐप्स में फीचर मिल जाता है। डीएमआई देखोगे, वहाँ पे ये फीचर आपको डैशबोर्ड पे सब मिल जाएगा, आपको सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मिल जाता है। और साथ में आपको अपने क्रेडिट स्कोर पे भी ध्यान देना है। अब ये नई क्या चीज़ होती है क्रेडिट स्कोर, इस चीज़ के बारे में मुझे 2020 में पता चला था। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बस पता था कि क्रेडिट स्कोर कुछ होता है, लेकिन जब मैंने अपना मैकबुक फर्स्ट खरीदा, मैंने जो बताया, तब मुझे पता चला क्या है। जैसे आपका एक रिपोर्ट कार्ड होता है ना, तो आपका एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है जो एक 3 नंबर का होता है, जिसको हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं। जैसे जब भी आप कोई लोन लेते हो तो आपका पैन कार्ड के थ्रू जाता है, या आपने क्रेडिट कार्ड लिया उसका बिल पे कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ों से ना एक नंबर डिज़ाइन करा जाता है। वो नंबर ये बताता है कि वो जितना ज़्यादा होगा, लगभग जैसे आपका 750, 800, 850 है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो उसका मतलब आप अपनी चीज़ों को टाइम पे कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड के बिल को, लोन्स की ईएमआई को, लोन्स को प्रॉपर क्लोज कर रहे हो। तो जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा, बैंक आपको उतने अच्छे से लोन देंगे। जितने भी आपके एनबीएफसीज हैं, वहाँ पे आपको कभी भी पर्सनल लोन लेने में या किसी भी लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहीं आपका कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट हो रही है बार बार, तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। कभी कभार आपको लोन प्रोवाइड नहीं होता है, या कभी कभार आपको लोन तो मिलता है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलता है, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर पुअर है। तो आपको इसको भी मेंटेन करना है कि टाइमली पेमेंट करनी है, आपको कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करना। जितना आप टाइमली पे करोगे, डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे, आपका क्रेडिट स्कोर खुद इंप्रूव हो जाएगा। और क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको लोन लेने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लोग कहेंगे मैंने तो आज तक लोन नहीं लिया, देखो उससे मतलब नहीं होता। क्रेडिट स्कोर हर किसी इंसान का होता है जिसका पैन कार्ड एसोसिएटेड है। आप जब भी लोन लेने जाओगे, वो आपका क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करते हैं जिससे भी लोगे। तो आप कोशिश करना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज या बैंक से लोन लेना, जैसे डीएमआई फाइनेंस से आप लोन ले सकते हो। यहाँ प्रॉपर डिजिटल सारा कुछ होता है, कोई भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको पर्सनल लोन लेना हो या बिजनेस लोन लेना हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ईएमआई शेड्यूल हो गया, यहाँ पे आप अपना लोन को ट्रैक कर सकते हो, ड्यू डेट को चेक कर सकते हो, शेड्यूलिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, कभी पेनल्टी नहीं लगेगी और आप सारी चीज़ों को ट्रैक कर पाओगे। क्योंकि जब मेंटल क्लैरिटी होती है ना, तभी सबसे ज़्यादा दिमाग को रिलीफ होता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर आपके दिमाग में ईएमआई से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं और आप परेशान हैं, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, हालांकि वो लोन तो आप ही ने लिया है और आपने उस आइडियल रेशियो को डिस्टर्ब कराई और आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सब कुछ मैनेज हो रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी काम पे मन नहीं लगता, काम पे फोकस नहीं हो पाता, क्योंकि दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो यार इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सच बता रहा हूँ, जिसने किसी भी चीज़ में पैसा लगाना नहीं सीखा ना, वो कभी भी कमाने के बारे में अच्छे से सीख ही नहीं पाएगा। मैंने अपना मैकबुक तब खरीदा जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैं इससे अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करूँगा, चाहे मुझे फाइनेंस पे लेना पड़े, लेकिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने लिया। मैंने अपना कैमरा तब खरीदा जब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज जस्ट हुआ ही था, लेकिन मैंने अपनी सेविंग से खरीदा और थोड़ा सा पापा से पैसे लिए थे व्हाट्सोएवर। तो ये चीज़ें तब काम में आई।
तो अगर मैंने इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचता, शायद मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, और आप सोच रहे हो सब कुछ फ्री में मिल जाए, सब कुछ फ्री में हो जाएगा, तो शायद आप चीज़ों की वैल्यू समझ ना पाओ, या हो सकता है आपकी ग्रोथ तो होगी, वो थोड़ी सी लेट होगी एज कंपेरिजन टू अदर्स, जिसे पता है कि मुझे लाइफ में ये करना है और मैं मैनेज कर लूँगा। क्योंकि ईएमआई और लोन आपको पता है क्या देता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि यार अब आपको सीरियस होना है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना तो ग्रोथ होती है। और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने ले ली और आप कुछ अनप्रोडक्टिव कर रहे हो, लैपटॉप ले लिया, गेम खेल रहे हो, तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ से जाके आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो, डीएमआई फाइनेंस का ट्रैक कर सकते हो, और आप डिजिटल लोन ले सकते हो अगर आपको कुछ भी आपको बिल्ड करना हो अपने करियर से रिलेटेड, या कोई स्किल सीखनी हो। इट इज़ अप टू यू। तो आज आपको पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल क्लैरिटी आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।